हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन पॉलीमायोसाइटिस के बारे में। पॉलीमायोसाइटिस दो शब्दों का एक जोड़ है। पॉली मतलब बहुत सारी मसल्स जब इन्वॉल्व होती हैं, मायोसाइटिस मतलब इन्फ्लेम्ड मसल्स, इन्फ्लामेशन ऑफ द मसल्स। ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल और ट्रबलसम कंडीशन होती है और ये जो मसल्स होती हैं हमारी स्केलेटल मसल्स को अफेक्ट करती है। ये जो बीमारी होती है, स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं? वही मसल जिनका हम यूज़ करते हैं खाने पीने में, चलने में, हर काम करने में। जो हम मसल्स का इस्तेमाल अपनी विल के हिसाब से करते हैं, वॉलंटरली करते हैं, उसको हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। तो उसी मसल्स को अफेक्ट करने वाली ये बीमारी है और काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि इसमें स्टिफनेस होती है, उसके बाद वीकनेस होती है, उसके बाद एट्रोफी हो जाती है, मतलब मसल्स की कमज़ोरी, मसल्स ख़त्म होने शुरू हो जाती हैं। तो पॉलीमायोसाइटिस एक इन्फ्लामेटरी, एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, जिसके अंदर आप धीरे धीरे अपनी मसल्स का जो पावर है वो खोते चले जाएंगे। धीरे धीरे करके काम करने की क्षमता उसकी कम होती चली जाएगी, मसल्स का लॉस होने लगेगा, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और पेनफुल कंडीशन होती है। मायोसाइटिस मेनली जो अफेक्ट करता है वो हमारे शरीर के जो पास वाले ऑर्गन हैं, जैसे कि ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन में अगर हम बात करें तो इस वाले पोर्शन को, शोल्डर्स को, थाइज़ को और बैक को हमारी अफेक्ट करती है। जो हमारे शरीर के पास वाले हैं, जो डिस्टल ऑर्गन्स हैं, जो डिस्टल लेग हैं, ये वाले पोर्शन को स्पेयर करती है। तो हमारे शरीर के जितने पास वाले मसल्स हैं उनमें ज़्यादा इसका असर होता है। पॉलीमायोसाइटिस में अगर हम कारणों की बात करें तो इसके जो मुख्य कारण होते हैं वो कोई दूसरी ऑटो इम्यून कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि जिस पेशेंट को पॉलीमायोसाइटिस अब हुआ है उसको पहले से ही कोई दूसरी ऑटो इम्यून कंडीशन हो, जैसे कि मोस्टली देखा जाता है कि जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि एक फिर से एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, अगर उनको है तो उनके अंदर चांसेस होते हैं कि उनको पॉलीमायोसाइटिस हो सकता है। इसके अलावा लूपस एक कंडीशन होती है, उसके केसेस में भी ये कंडीशन देखी जाती है। या जो स्क्लेरोडर्मा होती है, जिसके अंदर स्किन की काफ़ी ज़्यादा हार्डनिंग हो जाती है, स्किन में असर आता है, उस पेशेंट को भी पॉलीमायोसाइटिस हो सकता है। पॉलीमायोसाइटिस का ही एक दूसरा वेरिएंट होता है जिसको हम डर्मेटोमायोसाइटिस बोलते हैं, जिसमें सब कुछ सेम है, मसल्स अफेक्टेड हो रही हैं, मसल्स का इन्फ्लामेशन हो रहा है, लेकिन साथ के साथ डर्मेटो मतलब स्किन को भी अफेक्ट कर रही है। तो ये डर्मेटोमायोसाइटिस पॉलीमायोसाइटिस से ज़्यादा खतरनाक कंडीशन होती है। ऑल्दो जो डर्मेटोमायोसाइटिस होती है उतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है जितना ये पॉलीमायोसाइटिस की कंडीशन होती है। पॉलीमायोसाइटिस में हर वक्त आपके शरीर में दर्द, जकड़न, लॉस ऑफ फंक्शन बना रहता है और जो पर्सन होता है उसकी डे टू डे लाइफ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है और इसका जो प्रोग्नोसिस है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। डायग्नोसिस होने के बाद अगर हम बात करें 5 ईयर सर्वाइवल रेट की, तो 75% लोग ही हैं जो 5 साल से अधिक वो उनकी जो लाइफ है वो बचती है। इसके साथ साथ में जितना ज़्यादा देर होता है इसका डायग्नोसिस होने में, उतना ज़्यादा इसका जो प्रोग्नोसिस है वो ख़राब होता चला जाता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो वही सारे सिम्टम्स, जैसे कि अपने हाथ से लेकर के कुछ खाना, अपने हाथ से सामान उठाना, उठ करके चलना, बैठे हुए से उठना, खड़े होकर के चलना, वो सारी चीज़ें जो हम अपने विल के अनुसार करते हैं, जैसे कंघी से लेकर बाल को ठीक करना, हाथ को पीछे लेके जाना, कोई सामान ऊंचाई से उठाना, ये सारी चीज़ों में तकलीफ़ आती है। अगर ये पेशेंट ज़मीन पर बैठ जाते हैं तो वहाँ से उठने में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आती है। तो ये सारी कंडीशंस पॉलीमायोसाइटिस के इनिशियल स्टेजेस में देखा जाता है। धीरे धीरे जब ये बीमारी आगे बढ़ती है तो आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करने लगती है, जैसे कि ईसोफेगस को अफेक्ट करेगी तो आपको खाने पीने में दिक्कत होगी। आपकी जो ईसोफेगस की यानी फूड पाइप की जो मसल्स होती हैं उसको असर करेगी, तो आपको डिस्फेजिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर बीमारी प्रोग्रेस होती है तो आपका डायफ्राम को अफेक्ट कर सकती है, जिससे आपको जो कि आपकी मसल है जो आपकी हेल्प करती है रेस्पिरेशन में, अगर डायफ्राम को असर करेगी तो आपको डिस्निया की प्रॉब्लम होगी, सांस फूलने लगेगी या बहुत ज़्यादा खींच करके आपको सांस आएगी। और ज़्यादा अगर बीमारी जाएगी तो आपके जो चेस्ट वॉल है उसको असर दिखाने लगेगी। इसके अलावा जो आपका हार्ट है उस पर भी इसका फाइनली असर जाता है, जिसके कारण आपको कार्डियो की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे CHD हो सकता है,
तो क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ आपको हो सकता है। इसके कारण ही इसका जो असर होता है वो सभी जगह पे पूरी बॉडी पार्ट में धीरे धीरे करके इस पॉलीमायोसाइटिस, क्योंकि मसल्स ऑल ओवर द बॉडी हैं, तो धीरे धीरे करके पूरी बॉडी में फैल जाती है। अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसको हार्ट का अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ हो जाएगा। एरिथमियाज बहुत सारे होते हैं जो ऐसे पेशेंट को ज़रूर हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कंडीशन में डिस्फेजिया हो रहा है, क्योंकि पेशेंट सही से खा नहीं पा रहा, तो उसको पूरी तरह से वेट लॉस हो जाएगा और पूरी तरह से वो अपनी जो उसकी जो मोटिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो बेड रिडन हो जाते हैं पेशेंट। तो पॉलीमायोसाइटिस इज़ अ वेरी वेरी क्रॉनिक कंडीशन, इट इज़ ए फैटल कंडीशन, और इसको टाइमली जो इंटरवेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम इन्वेस्टिगेशंस देखें कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं यूजुअली, तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी का। इसके अंदर जो मसल्स होती हैं उनकी जो पोटेंशियल होती है उसको चेक किया जाता है। और एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ देखने को मिलती है कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है मसल्स का, मतलब मसल्स रेस्ट कर रही हैं तभी भी उस बहुत ज़्यादा फिब्रिलेशन देखी जाती है। रेस्टिंग में भी मसल्स जो है एक्टिव रहती हैं, तो इसलिए इसमें लगातार स्टिफनेस बनी रहती है। तो ईएमजी जो होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मसल्स का चेक करता है, और इसी से बहुत दूसरी जो बीमारियाँ होती हैं उसके साथ इसको डिफ्रेंशिएट भी किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इसके जैसे सिम्टम्स लेकर के होती हैं, और इसीलिए इसको डायग्नोस करके इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जैसे एक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर भी पेशेंट के जो मोस्टली जो लिम्ब गिर्डल, अगर हम बात करें लिम्ब गिर्डल वाली जो बीमारी होती है, वो जो टाइप होता है उसके अंदर पेशेंट की ये वाली जो मसल्स होती है उसका लॉस हो जाता है। ये वाले मसल्स जो होते हैं, जो बाहर वाली होती हैं, जो डिस्टल वाली होती है, वो ठीक रहती हैं। तो ये और ये पतली हो जाती हैं, ये ठीक रहता है। सेम टू सेम जैसे पॉलीमायोसाइटिस में होता है। लेकिन अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो उसके लिए डिफ्रेंशिएट करने में इसमें पेन और स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बनी रहती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कोई पेन नहीं होता है, कोई स्टिफनेस नहीं होता है। पॉलीमायोसाइटिस के अंदर डिस्फेजिया हो जाता है, खाने पीने में, निगलने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि वो बीमारी धीरे धीरे करके हर एक बॉडी पार्ट में असर कर रही है। लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर डिस्फेजिया नहीं होता है। पेशेंट पूरी तरह से आरामदायक तरीके से खा पी सकता है, सिर्फ उसके अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। दूसरा जो डिफरेंशिएशन होता है इसको हम फाइब्रोमाइल्जिया के साथ कर सकते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया भी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लगातार मसल्स में दर्द, सोरनेस, जकड़न, थकावट और बहुत तरह की जो तकलीफ़ें हैं वो शरीर में बनी रहती हैं। वहाँ का डिफरेंशिएशन करने के लिए वही हमें ईएमजी करना पड़ता है या मसल की बायोप्सी भी करानी पड़ती है। फाइब्रोमाइल्जिया में सब कुछ नॉर्मल आएगा, किसी भी टेस्ट में आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, हर एक टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, और कई बार समझ नहीं आता कि इस तरह के दर्द होने का कारण क्या है। फाइब्रोमाइल्जिया के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई जिसमें सब कुछ मैंने समझाया हुआ है। यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट अगर सिर्फ अकेले करेंगे कि पॉलीमायोसाइटिस और फाइब्रोमाइल्जिया का डिफ्रेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। तो फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आएंगे, फिर भी शरीर का दर्द बना रहेगा। ऑल्दो जो पॉलीमायोसाइटिस का दर्द होता है फाइब्रोमाइल्जिया के दर्द से काफ़ी ज़्यादा तेज होता है। तो यहाँ से हमने दोनों चीज़ों का डिफ्रेंशिएशन जान लिया। तो ये इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हम जानते हैं क्या है होम्योपैथी का स्कोप। होम्योपैथी का जो स्कोप होता है उसको जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसका जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है वो क्या रहता है। दो तरह का कन्वेंशनल ट्रीटमेंट रहता है। पहला ये रहता है क्योंकि ये एक बीमारी आपकी ऑटोइम्यून सिस्टम से है, मतलब आपका इम्यूनिटी ख़राब हो गया है, तो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए कि थोड़ा रुक जाए, वो थोड़ा जो इतना ज़्यादा एक्टिव होकर के हर एक बॉडी पार्ट में उल्टी इम्यूनिटी चली जा रही है, वो रोकने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स का यूज़ होता है। उसके लिए सबसे ज़्यादा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं, प्रेडनिसोलोन जो होती है ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करने वाली जो दवा होती है ये दी जाती है। ऑल्दो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैलती है कि इसको देना ही पड़ता है। जो दूसरी चीज़ है वो है इसके अंदर सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं कैल्शियम और विटामिन डी के, वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट देता है। मायोसाइटिस के केस में पूरी तरह से क्योरेबल बीमारी नहीं है, ये मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो बीमारी होती है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव होती है, ऑटोइम्यून नेचर होती है, और कई बार पेशेंट को डायग्नोस करने में भी काफ़ी समय चला जाता है जब तक बहुत सारी मसल्स अफेक्टेड हो चुकी होती हैं। लेकिन इसमें होम्योपैथी डे टू डे जो लाइफ होती है पेशेंट की उसको बेटर करने में, पेन में, स्टिफनेस में, फंक्शनिंग में काफ़ी हद तक जो इम्प्रूवमेंट है वो लेके आता है और प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज़ रुकता है।
अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन आर वेरी वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग नॉट ओनली द मायोसाइटिस बट ऑल्सो द सिम्टम्स। जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि नमनेस हो रही है, स्टिफनेस हो रही है, पेशेंट को दर्द हो रहा है, खाने में दिक्कत हो रही है, डिस्फेजिया हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डिस्निया हो रहा है, तो पेशेंट की जो डे टू डे लाइफ है उसको इम्प्रूव करने में होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी हद तक हेल्प करती हैं। अगर हम बात करें इसके परमानेंट ट्रीटमेंट की, परमानेंट ट्रीटमेंट ऑल्दो इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी होम्योपैथी काफ़ी हद तक पेशेंट को इम्प्रूव करने में और इसके सिम्टम्स को धीरे करने में, तेज़ी से जो बढ़ रहे सिम्टम्स होते हैं उसको धीरे करने में काफ़ी हद तक कारगर होती है। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, अगर आपको थोड़े समय के लिए कुछ आराम चाहिए, कुछ राहत चाहिए, उसके लिए आप सिम्टोमेटिक दवाइयाँ होम्योपैथी की ले सकते हैं। अगर आप किसी भी बीमारी का परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं कि ये बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाए, भले से थोड़ा समय लगे, तो आपको उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ही लेना है। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के लिए पूरा डिटेल अपना हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री, अपनी मेडिकल हिस्ट्री सब कुछ लेना पड़ता है, फिर एक दवा का निर्धारण होता है। अगर हम बात करें सपोर्टिव ट्रीटमेंट की, सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी हैं। इसके साथ में एक बहुत अच्छा फ़ायदा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने का ये है कि ये एलोपैथी और होम्योपैथी की दवाइयाँ साथ में ली जा सकती हैं। इसके साथ जो होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं वो उसको जो दुष्प्रभाव होंगे एलोपैथिक मेडिसिन उनको भी ठीक करती है, और आपका जो ये बीमारी के बढ़ने का जो रेट है उसको भी कम करती हैं। कुछ दवाइयाँ जो हाईली यूज़फुल दवाइयाँ हैं पॉलीमायोसाइटिस में पेशेंट को रिलीफ देने में, क्योंकि कई बार कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने के बाद भी पेशेंट का जो दर्द होता है वो असहनीय रहता है। पेशेंट दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि शरीर का कोई भी एक अंग नहीं होता जिसमें उसको दर्द और स्टिफनेस नहीं महसूस हो रहे हो। फंक्शन नहीं हो पा रहा वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, फंक्शन नहीं कर पा रहा है, कोई दूसरा हेल्प कर देगा, लेकिन जो पेन होता है काफ़ी ज़्यादा सिवियर होता है, आउट ऑफ रेंज होता है, और पेन किलर्स भी उसमें हेल्प नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर चोट लगने के बाद से पॉलीमायोसाइटिस शुरू हुआ है तो आर्निका इज़ वन ऑफ द मेडिसिन। पूरी मसल्स में ऐसा लगता है कि दौड़ने भागने के बाद जो एक सोरनेस और स्टिफनेस और लेमनेस सी बन जाती है, उसके लिए रेस्टॉक्स इज़ वन ऑफ द गुड मेडिसिन। खाने पीने में अगर दिक्कत हो रही है, डिस्फेजिया हो रहा है, तो उसमें लेगेसिस बहुत अच्छा काम करती है। चलने फिरने में अगर लगता है कि बॉडी का वेट हमारी जो नीज़ है वो ले नहीं पाएंगी और वो इधर उधर गिर जाएगा, उसके लिए जलसीमिब इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। इसी तरह से सिम्टोमेटिक हम मेडिसिन देते रहते हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो दवा है वो है, मैंने प्रेडनिसोलोन के ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, और इस केस के लिए प्रेडनिसोलोन एक बहुत ही अच्छी दवा है। अगर हम बात करें एलोपैथी में यानी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में, उसमें भी प्रेडनिसोलोन ही दिया जाता है, और उसी से बनाई जाने वाली होम्योपैथी की दवा प्रेडनिसोलोन है। इसको आप 200 पाउंड में ले सकते हैं, काफ़ी हद तक मददगार होती है दवा। जब तक आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तब तक आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं अपनी इस बीमारी को डिस्कस करने के लिए, या किसी भी और बीमारी के बारे में कोई जानकारी लेने के लिए, कोई क्वेरीज़ है, कोई भी डाउट्स है, आप मुझे डायरेक्टली बात कर सकते हैं कॉल मी फॉर ऐप पे, जो कि संडे को भी अवेलेबल रहता है, जिसकी बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप मेरे साथ जूम कंसल्टेशन या फ़ोन कंसल्टेशन करके अपना पूरा केस दिखाना चाहते हैं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट खुद बुक कर सकते हैं। आई होप कि ये जो टॉपिक मैंने चुना है पॉलीमायोसाइटिस का, ये आपको पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।